दोस्तों, करीब 24 घंटे से एक परिवार है वह पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। उसकी बॉडी मिल जाए, उसके लिए उसका अंतिम संस्कार वह कर दे, इसके इंतजार में वह बार बार जाते थे और डॉक्टर से पूछते थे कि साहब कितना समय और लगेगा। और डॉक्टरों की टीम है वह पोस्टमार्टम तो कर चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद जो एक डॉक्टर है वह दूसरे डॉक्टर से बोल रहा था कि सर, हम मुझे ऐसा लग रहा कि इसके शरीर के अंदर अब भी कई गोलियां हैं वह फंसी हुई हैं, इसीलिए हमें फिर से एक बार इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम कहते हो तो हम एक बार दोबारा से इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। फिर से इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और डॉक्टर कहता है कि जो उस दूसरे डॉक्टर से कहता है कि आपका शक सही निकला, अब आपका जो शक था वह यकीन में बदल गया है। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है तो वाकई में उसमें गोलियां हैं वह निकल आती हैं। 2 बार पोस्टमार्टम हो जाता है। जब पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडी है वह स्पुर्द कर देने की बात आती है तो डॉक्टर वह एक बार फिर से सीनियर से कहता है कि साहब एक बार फिर से, और हम मुझे ये डाउट लग रहा है कि इसके शरीर के अंदर फिर से भी गोलियां रह गई हैं। हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार फिर से और इसकी बॉडी को चेक करना चाहिए और इसके अंदर देखना चाहिए 2 गोलियां और फंसी हुई हैं। तो वह है एक बार फिर से और देखते हैं। देखने के बाद यहाँ से उनको कुछ लगता है कि इसके अंदर और गोलियां फंसी हुई हैं। और यहाँ पर इस व्यक्ति का 2 बार तो पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन जो डॉक्टर था उसको अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा कि अगर हम इसको अंतिम संस्कार करने के लिए दे देंगे और कहीं अंतिम संस्कार करते समय वहां पर कहीं कोई गोली निकल आई तो हमारी उसमें बहुत बदनामी होगी। तो ये सीनियर डॉक्टर है, यह अपने उस अधिकारियों से बात करता है और उस अधिकारियों से बात करने के बाद जो उस अधिकारी हैं वह कहते हैं कि अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार आप फिर से पोस्टमार्टम कर लीजिए। यानी कि 2 बार तो इसका पहले ही पोस्टमार्टम हो चुका था और अब तीसरी बार इस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। सिर्फ देखने से शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई गोलियां फंसी हुई थी और तीसरी बार जब पोस्टमार्टम होता है तो इस बार पूरी तसल्ली हो जाती है, इनको पूरा इत्मीनान हो जाता है अब शायद इसके शरीर के अंदर कोई गोली नहीं फंसी हुई है। जब गोली की गिनती की जाती है तो गिनती में पता चलता है कि यह जो गोली थी इनकी संख्या थी 69, यानी कि 69 गोलियां थी इसके जो मृतक शरीर के अंदर से निकाली गई थी। और यह जो खबर है ये अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो संभवतः है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इतिहास में पहली ऐसी कोई घटना है रही है जिस किसी व्यक्ति को मारने के लिए थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 72 गोलियां, 72 गोलियां चलाई गई थी इस व्यक्ति को मारने के लिए। और ये एहसास और ये आभास था कि उस गोली जो गोलियां चलाई गई थी उसकी हत्या हो सकती है, इसीलिए जिसने कि एक गोली भी चला दे उससे भी तो इस व्यक्ति की हत्या हो सकती है, इसीलिए इसने ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी। इस व्यक्ति को पहले से शंका थी कि मेरे ऊपर पता नहीं गोलियां चल सकती हैं, इसीलिए इस व्यक्ति ने एक ब्लड प्रूफ जो जैकेट होती है वह भी पहन रखी थी, लेकिन उसका भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई काम नहीं की ये जैकेट भी उसकी। और आज की इस कहानी को हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी जो घटना है सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका लगता है और उसी का एक गांव लगता है आया नगर। और यह कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 के उस दौर में होती है जिस दौर में लॉकडाउन लगा हुआ था। इस आया नगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दीपक लोहिया होता है। दीपक लोहिया ये पेशे से एक ड्राइवर होता है जो कि स्कूल में यह एक वैन चलाया करता था। यह बच्चों को घर घर से उठाकर स्कूल में पहुंचाया करता था और स्कूल से वापस बच्चों को घर पहुंचाने का काम किया करता था। और इस काम में जब वह फुर्सत मिलती थी तो वह गाय भैंसों का दूध बेचने का काम भी किया करता था और यहाँ पर दूध निकालने का भी करता था। और जिंदगी में इसकी जो जिंदगी थी वह ठीक ठाक ही चल रही थी।
लेकिन पता नहीं था कि जिंदगी का भी बेरोजगारी का दंश आ जाएगा। और यानी कि जो स्कूल थी वह लॉकडाउन के दौरान बंद हो चुकी थी, और जो यह वेन का ड्राइवरिंग करता था वह स्कूल बंद हो चुकी थी। और साथ ही जो यह स्कूल बंद होने से जो बच्चों की आवाजाही थी वह भी बंद हो चुकी थी यहाँ पर। और स्कूल बंद होने पर यह एकदम से बेरोजगार हो जाता है, घर पर बैठा रहता है और काफी दिन हो गया था ये परेशान होता है। इसी बीच में इसकी मुलाकात होती है इसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से, जो कि अरुण धोया होता है। इस लड़के का यह जो लड़का है यह अच्छे घर से था, और इसके जो उसके पैसे थे वह उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसी बीच में जो दीपक लोया है वह अपनी पूरी कहानी बताता है। किसी तरह से वह लॉकडाउन से बेरोजगारी पर आ गया है। यह लॉकडाउन है, यह मेरी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। वह ये क्या समझ रहा है उसे समझाने की कोशिश कर रहा था अपने दोस्त को। और ये कहता है कि मैं एकदम से बेरोजगारी हो गया हूँ इस लॉकडाउन के चलते। और यहाँ पर जो ये अरुण लोहिया है ये इसे एक ऑफर देता है। ये कहता है कि जो वो काम मैं कर रहा हूँ, जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे उस बिजनेस में शामिल हो जाओ, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। वह प्रॉपर्टी का बिजनेस करे, जो प्रॉपर्टी खरीदने का काम करता था, बिजनेस करता था और बेचने का बिजनेस करता था, इसमें तुम शामिल हो जाओ। दीपक लोहिया है ये कुछ पैसों का इंतजाम करता है, और कुछ पैसों का इंतजाम करने के बाद यह अरुण लोहिया के साथ पार्टनरशिप में शामिल हो जाता है। उसके साथ यह जुड़ा रहता है, जो काम धंधा है उसमें शुरू कर देता है। वक्त अच्छा गुजरना शुरू हो जाता है। पहले तो थोड़े पैसे कमाए जाते हैं और फिर पैसे ज्यादा ज्यादा कमाने शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में यह एक प्लास्ट और फिर देखते देखते इन दोनों के बीच में एक प्लॉट को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। विवाद यह इस कदर हो जाता है कि फिर यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वह बैठकर यहाँ पर पंचायत बैठाई जाती है। जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं वह इनके बीच में समझौता करवाया जाता है। लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। गांव के ही तुम एक ही गांव के रहने वाले हो, का क्या फायदा होगा। अब तुम ऐसा करो कि दोनों अपना जो समझौता है वह तय कर लो। उसे समझौते में जो कुछ रकम लेनी देनी थी वह तय कर ली जाती है। लेकिन वह रकम लेने देने के बीच में कुछ बात आती है, तो यहाँ पर कुछ विवाद है वह बढ़ जाता है। और एक दिन जो अरुण लोया है उसको मौका मिलता है, वह दीपक लोया में बहुत बुरी तरह पीट देता है। और यहाँ पर अप्रैल 2024 की बात है, वह बुरी तरह से इसे पीटता है तो वो उसके हाथ में तोड़ देता है, और उसका हाथ पैर तोड़ देता है। और वह टूटे हुए हाथ पैर से सीधा पहुंच जाता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में, जहां पर वह पूरी कहानी बयां कर देता है। और वह कहता है कि साहब आया नगर का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अरुण लोहिया है, जिसके नाम से उसने बहुत ज्यादा मेरे साथ मार पिटाई की है और उसने मेरे हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं। वो बस मेरे को मारना चाहता है। और यहाँ पर पुलिस है यह इस मामले को गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद यह मामला है जो ये कोर्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक तो गवाही दे रहा है कि ये मेरे हाथ पैर तोड़ दिए हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम अरुण लोहिया है। इसी बीच में गांव के जो लोग हैं दीपक को उकसाना शुरू कर देते हैं, और वह जो दीपक है वह उसके साथ जो अरुण है उसको भी उकसाना शुरू कर देते हैं। गांव वाले लोग हैं वह एक तरफ तो दीपक को उकसाना शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ वह अरुण को भी उकसाना शुरू कर देते हैं। अरुण को लग रहा है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, उधर दीपक को लग रहा है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। लेकिन मारपीट जो थी वह दीपक लोहिया के साथ ही हुई थी। दीपक लोहिया है को लगता है कि इस बात का मुझे बदला लेना चाहिए, और वह इंतजाम करता है। आखिरकार वह तारीख आती है 15 मई 2025 को। वह 15 मई 2025 की तारीख थी और दोपहर का लगभग 1 बजे के आसपास का समय था। अरुण लोहिया अपने रामवीर लोहिया के साथ वह संकेत कोर्ट में तारीख पर जा रहा था, और जाने के बाद वह जब वापस लौट रहा था तो अपने गांव की तरफ तो रास्ते में उसे एक मेहरौली गुरुग्राम रोड पर CDR चौक पड़ता है। वहां पर वह छतरपुर शायद के आसपास में एक रेलवे स्टेशन भी है। और वहां पर आने पर जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो चारों ओर से बहुत ज्यादा
जाम लगा हुआ है। जाम में कुछ इस कदर वह फंस जाता है कि इसकी एक एसयू कार होती है और ना तो वो आगे बढ़ पा रही है और ना वो पीछे हो रही है। और लगभग आधे घंटे तक ये अरुण लोहिया और इसका पिता जो रामवीर लोहिया है यह इस जाम में फंसे रहते हैं और जो उनकी एसयूवी है वह कार भी वहीं पर फंसी रहती है। इसी बीच में बाइक पर वहां दूसरी तरफ बाइक आकर रुकती है और रुकने के बाद जो बाइक पर जो बाइक होती है उसके ऊपर दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्तियों में जैसे कि शीशा को नॉक करते हैं और नॉक कर कर वह शीशा खुलवाते हैं। जैसे ही शीशा खुलता है तो लगभग 20 गोलियां चलाई जाती हैं जो कि अरुण लोहिया होता है उसको गोलियां लगा कर लगती हैं और वह मर जाता है। लगभग यह 9 गोलियां लग जाती हैं और बाकी की जो गोलियां थी वह इधर उधर चलती हैं। हालांकि जो उसका पिता रामवीर लोहिया था वह किसी वजह से यहाँ से बच जाता है और मामला है ये सीधा हाईलाइट हो जाता है कि दिन दहाड़े यहाँ पर इस तरह गोलियां चलाई गई थी और व्यवसायिक जो कि स्क्रिप्ट का काम किया करता था, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम किया करता था, उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। आखिरकार 5 जून 2025 को जो घटनाक्रम का खुलासा होता है, खुलासा होने के बाद पता चलता है कि जो दीपक लोहिया है वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने दोस्त योगेश का सहारा लिया और योगेश का सहारा लेकर वह दोनों जाते हैं और वह ताबड़तोड़ 20 गोलियां चलाते हैं और जाम में कोई ऐसा एहसास भी नहीं होता है और अपने आप को वह लगा लेते हैं। और यहाँ पर यह दीपक है, यह एक अपने दोस्त होता है, सहारा उसका लेता है और इसने योगेश का सहारा लिया और योगेश ने इसका सहारा लिया और फिर यहाँ पर ये 20 गोलियां चलाई जाती हैं। और दूसरी तरफ तो दीपक है वह अपने एक दोस्त जिसका नाम अजय होता है उसकी जो एल्टो कार होती है वह कुछ इस तरह से खड़ा किया गया जिसमें कम से कम आधा घंटे तक लोग है वह यहाँ पर जाम में फंसे रहे और जो कि उनकी जो कार है एसयूवी कार वह भी अरुण लोहिया की ही फंस जाती है यहाँ पर। और इस पूरी घटनाक्रम का जब पुलिस खुलासा करती है तो जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करती है और बाद में मुठभेड़ में शायद उसे गिरफ्तार किया जाता है। जो दीपक लोहिया है जो उसका दोस्त योगेश है उसको भी गोली लग जाती है और यहाँ पर पुलिस है इनके ऊपर हमला कर कर इन्हें गिरफ्तार करती है। 5 जून 2025 को इन्हें जेल भेज दिया जाता है और लगभग ये कहानी जब खत्म नहीं होती है और यहाँ पर थम नहीं, ये कहानी यहीं पर नहीं थमी और कहानी इसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ जो दीपक लोहिया था उसका पिता होता है रतन लोहिया, ये इस बात का एहसास होता है कि जो दीपक लोहिया भले ही जेल चला गया लेकिन यह इसे मौका पाते ही यह अपने बेटा दीपक लोहिया होता है उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है। हमारा इस लड़के से कोई भी लेन देन नहीं है, यह हमारे कहने के ऊपर नहीं चलता है और ये हमारी इससे कोई बातचीत भी नहीं मानता है। और इसे जो वो इनका छोटा बेटा होता है वो छोटा बेटा जो कि विदेश में रहता है और उसका जो तुम्हारा बाहर खाने कमाने का चला गया है और इसके बाद जो इसका अवादत गांव होता है और ये अपने जो छोटा बेटा होता है उसको विदेश में भेज देता है और उसे कहता है कि बेटा हमारी दुश्मनी गांव में बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है उसने ही एक गांव में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, इसीलिए तुम विदेश में चले जाओ। और दूसरी तरफ जो इसका पिता था वह एक फौजी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी गांव में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई है, मेरे बेटे ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, इसीलिए मुझे एक बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है वह चाहिए। वह बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वह लेकर आता है और यह हर रोज सुबह घर से 1 किलोमीटर दूर मार्केट लगता है, वहां पर यह डेयरी होती है, डेयरी में ये दूध बेचने के लिए जाया करता था, दोहने के लिए, जैसे कि गाय भैंसों का रोज सुबह उठकर वह दूध देने के लिए जाता था। तो ये जो ब्लड प्रूफ जैकेट थी यह पहनकर जाता था और उन्हें कहीं ना कहीं यह एहसास था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है। फिर आखिरकार 30 नवंबर 2025 की सुबह तकरीबन 6:52 के आसपास का समय था, पुख्ता हो जाता है कि यह पुख्ता है कि यह डेयरी में आसपास खड़ा हुआ है। सुबह सुबह है, एक वक्त होता है, इसी बीच में एक काले रंग की कार आती है और कार में जो 4-5 लोग उतरते हैं। उतरने के बाद इस व्यक्ति यानी कि जो रतन लोहिया है उसके पास जाते हैं और उसके पास जाने के बाद उसके एक
3 गोलियां मारते हैं और उसे बिल्कुल पूरी तरह यह जानकारी मालूम हो जाती है कि यह व्यक्ति है, यह ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुआ है, शायद इसीलिए इसे बचने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले यह गोली है, यह सिर में निशाना बनाया जाता है और वो यह तक ही नहीं रुकते, बल्कि यह 4-5 मिनट में आसपास के जो लगातार गोलियां चलाई जाती हैं और पास में यह आधुनिक हथियार होते हैं जैसे कि जिगाना पिस्टल, बेरू पिस्टल, इसी तरह की 4 पिस्टल होती हैं इनके पास और ये 4 मिनट में लगभग 72 राउंड चलाए जाते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है इसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास की होती है और लगातार इसके पास जो गोलियां चलाई जाती हैं दहशत का माहौल हो जाता है। तभी किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया डायल 112 नंबर के ऊपर। पुलिस है इससे पहले ही मौका पर आते तो यह गोली चलाने वाले लोग बदमाश थे, ये मौका पाते यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी बीच में जो बुजुर्ग आदमी है उसे लेकर हॉस्पिटल में जाया जाता है तो डॉक्टर वह कहते हैं कि यह तो मर चुका है, यह बच नहीं सकता। जो पोस्टमार्टम किया जाता है रतन सिंह लोहिया को, तो ये 57 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है। इसका पता चलता है कि इसके शरीर के अंदर लगभग 24 घंटे के पोस्टमार्टम के बाद 3 राउंड होते हैं उनकी 69 यानी कि 69 गोलियां हैं वह शरीर के अंदर से बाहर निकाल दी जाती हैं। और परिवार के लोग वह लगभग 24 घंटे इसका इंतजार करते हैं। और जो रतन सिंह लोहिया होता है यहाँ पर इसके 72 गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन जो उसका बेटा दीपक है उसने तो अपने दोस्त अरुण को केवल, जो अरुण व्यापारी होता है उसके केवल 20 गोलियां ही मारी थी। 20 गोलियां मारी थी, उसमें से 9 गोलियां ही इसको अरुण को लगी थी। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का अभी खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन जब इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें पुरानी जो दुश्मनी है, रंजिश है, वही सामने निकल कर आएगी। इसमें एहसास है कि जैसे ही क्यों ना ये ऐसे शूटर हैं जो कि विदेशी लोगों की तरह यह काम करते हैं, सहारा लिया है। यहाँ कौन है इसका कौन नहीं है यह पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन यह जो बाप तो गया, लेकिन जो बेटा है वह इस तरह से हत्या की थी जो अरुण लोहिया की, उस मामले के जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं उसमें माहौल है, दहशत का माहौल है। एक ही नहीं बल्कि 2 परिवार में दहशत का माहौल है। यहाँ आगे जाकर जो लड़ाई है वह जारी रहेगी या यहाँ पर जो खून है वह और भी बह सकता है कि नहीं बह सकता, इसमें क्या पता आगे कितने खून बहेंगे कितने नहीं बहेंगे, कितने और लोगों की ये दुश्मनी। अब पुलिस को इस मामले में पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अब ये लोग ही नहीं मानेंगे, इन्होंने भी दुश्मनी के ठान लिए, तो इसमें पुलिस भी शायद क्या करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।